अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ डीजे साइंस कॉलेज का 2021 का प्रीलिम का पेपर सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी की। हम सेक्शन बी करेंगे। MCQ हम इसके कर चुके हैं, तो हम रीजनिंग के सवाल जल्दी से वीडियो में सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला सवाल था कि फ्रेश वाटर प्रोडक्ट्स रिक्वायर अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन वाई। जो मैंने आपको एक रिक्वेस्टेड रीजनिंग की वीडियो कराई थी, उसका पार्ट 1 था। उसमें एक सवाल मैंने कराया था जो कि बेसिकली था PC का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, उसमें एक सवाल रह गया था कि उसमें सवाल ये था कि मरीन वाटर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वाई दे डू नॉट रिक्वायर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो मैंने उसमें यही बताया था कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन थे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स थे, वो करेक्टरिस्टिक एक स्ट्रक्चर थे फ्रेश वाटर प्रोडक्टिस्ट के। तो मैंने उसमें ये बताया कि इनको क्यों चाहिए होता है। तो इसका रीज़न, उस सवाल का जवाब भी यही था कि इनको जिस वजह से चाहिए होता है, जो कंडीशंस इनकी होती है वो मरीन वाटर प्रोडक्टिस्ट की नहीं होती, इसलिए उनको नहीं चाहिए होता। तो मैंने बेसिकली उस जवाब में जो है वो सारा यही बताया था, यही रीज़न बताया था कि इनको क्यों चाहिए होता है। तो इसमें जो मेन बात आप बताएंगे सारी कहानियाँ बताने से पहले, कि जो फ्रेश वाटर प्रोडक्टिस्ट थे उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो था वो हाइपोटोनिक था। ये वाली बात आप लाजमी लिखेंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे कि उनका एक्सटर्नल हाइपोटोनिक होता है, जिसकी वजह से वाटर का ग्रेडियंट इस तरह से होता है कि वो बाहर से जो है वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा। तो फिर जो एक्सेस वाटर होगा उसको उन्होंने किसी तरह बॉडी से निकालना भी है, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से अपने उस एक्सेस वाटर को स्टोर करेंगे, और जब वो उनकी कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी स्टोर करने की, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से ही उस वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को एक्सक्रीट आउट कर देंगे अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से एक्सेस वाटर बॉडी से निकल जाएगा। और एक ऑस्मो रेगुलेटरी इनका मैकेनिज्म होता है इस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो ये था इसका सारा रीज़न। उसके बाद था हाउ डज लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मैंने बात इस तरह से स्टार्ट की है कि नेफ्रॉन के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है, या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यूरिन, वो मेजरली डिपेंड कर रहा होता है कि वो प्रोसेसेस जो कि ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली जो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो काउंटर करंट एक्सचेंज हो रहा होता है, वो क्या करा रहा था, यूरिन को कंसनट्रेटेड करा रहा था। यानी यूरिन की कंसनट्रेशन को जो स्ट्रक्चर मेनली कंट्रोल कर रहे होते हैं वो लूप ऑफ हेनले थे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये शुरू के 3 लाइन जो है स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आंसर बड़ा लग रहा है, यहाँ से भी बात स्टार्ट कर सकते हैं किस तरह से कि जो लेंथ होती है नेफ्रॉन की, लेंथ में स्पेसिफिकली हम आ जाएंगे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले की लेंथ। तो हम बताएंगे कि जो लेंथ होती है लूप ऑफ हेनले की, वो डिटरमाइन करी थी कि यूरिन कितना कंसनट्रेटेड होगा, यानी इसकी डिग्री ऑफ कंसनट्रेशन वाज डिटरमाइंड बाय लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो ये मेन बात है इस जवाब की, जो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बताएंगे, स्टार्ट करेंगे बात यहाँ से। उसके बाद आप यही एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई होता क्या था कि जब अगर लूप ऑफ हेनले जो होता है वो लंबा होता है या उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो यानी कि जब फिल्ट्रेट आएगा तो वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ से उसकी जो पैसेज वे होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ से लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, और डिसेंडिंग लिम्ब से जो है मैक्सिमम सॉल्ट जो होंगे वो इंटरस्टिशियम के अंदर ऐड हो रहे होंगे, जो कि उसके एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक करे होंगे। उसके एनवायरनमेंट जब हाइपरटोनिक हो रहा होगा, उसकी वजह से भी उसके डिसेंडिंग लिम्ब से मैक्सिमम वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा होगा, जिसके रिजल्ट में जो फिल्ट्रेट बन रहा होगा वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बन रहा होगा। तो जितने ज़्यादा लंबा लूप ऑफ हेनले होगा, उतना ही लंबा पैसेज वे होगा उस फिल्ट्रेट का, उतना ही उस फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहेगा, और वो फिल्ट्रेट जो होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में बन के आएगा। और फिर यही कि जब असेंडिंग लिम्ब से जब मैक्सिमम सॉल्ट्स ऐड हो रहे होंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है वो जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो वहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी वाटर की, इस वजह से भी यूरिन कंसनट्रेटेड होगा। इसी का बिल्कुल वाइस वर्सा आप लिख देंगे कि अगर लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारा प्रोसेस उलट हो जाता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है, बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है, या कह लें कि एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से जो है वो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इफेक्ट करती है एक्सक्रीशन को, कि जब लेंथ ऑफ नेफ्रॉन यानी लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो जब लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, यानी कम अमाउंट ऑफ यूरिन बनता है, बहुत कम पानी वाला यूरिन बनता है। और जब शॉर्ट होती है लेंथ लूप ऑफ हेनले की, तो बहुत ज़्यादा पानी वाला, ये बहुत डाइल्यूट यूरिन बनता है। ठीक है, उसके बाद था व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स वुड बी एक्वायर्ड बाय द स्टडी ऑफ HGP। तो थोड़ा सा आपको ह्यूमन गिनोम प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसमें किया क्या था हमने कि ह्यूमन की गिनोम, यानी कि उसके जो भी क्रोमोसोम्स हैं सारे, उसकी बॉडी में जितने भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है हर लोकेशन के ऊपर, उसकी टोटल एक एस्टिमेट नंबर हमने निकाली थी। उसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, MCQs में पूछते हैं। 30,000 से 35,000 तक जो है वो एक एस्टिमेट वैल्यू निकली थी कि इतने नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसकी सारी क्रोमोसोम्स के ऊपर। उसको गिनोम कहते हैं, जितने भी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर या एक सेल के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट की अंडर दिस प्रोजेक्ट हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की थी, और इसको पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या होता है अगर हमें पता चल जाए किसी इंसान के अंदर कितनी उसका जीन्स, कितनी सारी जीन्स हैं, क्या हैं,
तो एक तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ की, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब कि जब बेबी बॉर्न नहीं होता, जब मदर वूम के अंदर ही होता है, हमें पता होगा अगर कि अगर हम इस तरह के मेथड से उसके किसी तरह से जेनेटिक मटेरियल निकाल के फिर उसको देख लें और हमें पता हो कि उसके पास कितनी जीन्स है, तो हम बता सकते हैं कि जो उसके पास जीन्स हैं वो किस तरह से उसकी डेवलपमेंट करा रही है, ग्रोथ करा रही है, आगे जाके उसको कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे, कोई जेनेटिकली उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। अगर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसके जेनेटिक मटीरियल को निकाल के, या मतलब उसके पैदा होने से पहले ही उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम डायग्नोस कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, और ट्रीट कर रहे हैं तो इवेंचुअली हम उसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ को, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें पता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक इंसान के जेनेटिक मटीरियल की, तो हम ये पता लगा सकते हैं या इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके जीन्स काम किस तरह से करेंगे। जीन का काम क्या है? जीन्स एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन बनती है, सेल बनते हैं, उससे बॉडी ग्रो कर रही होती है या किस पैटर्न पे वो ग्रो कर रही होती है, ये सारी चीज़ें हम एक तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि वो किस पैटर्न पे बनी थी और उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, वो मज़ीद किस तरह से इवॉल्व करेगा। तो ये सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स हो जाते हैं स्टडी करने के HGP को। उसके बाद अगला सवाल था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन नर्व इम्पल्स वाई। तो जो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म था वो स्टार्ट यहीं से होता था कि एक नर्व इम्पल्स आती थी और उसके रिजल्ट में जो पहली चीज़ होती थी कि वो कैल्शियम आयन था, जो कैल्शियम एलिमेंट था, वो क्या करता था कि वो एंटर हो जाता था मसल फाइबर के अंदर। और उसका एंटर होना या वो क्यों ज़रूरी था? वो इसीलिए ज़रूरी था ताकि जो एक्टिव साइड्स हैं जहाँ पे मायोसिन का बल्बस हेड ने जाके अटैच होना है वो अनवील हो जाए, वहाँ वो खाली हो जाए ताकि वो अटैच हो, फिलामेंट्स स्लाइड करें और मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स फिर क्यों इंपॉर्टेंट हुई? इसीलिए इंपॉर्टेंट हुई कि जब तक नर्व इम्पल्स नहीं आएगी, कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक उससे स्टोर से निकल के मसल फाइबर के पास नहीं जाएगा, और वो नहीं जाएगा तो वो जाके बाइंड नहीं करेगा। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता था, ट्रोपोनिन जो होता है वो फिर जाके एक्टिव साइट, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन चेंज आती थी और एक्टिव साइट जो होते हैं वो जाते थे, अनवील हो जाते थे। तो ये सारा तब होता था जब कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता था, और कैल्शियम तभी आता था जब नर्व इम्पल्स आती थी उसके पास, ठीक है। तो इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है नर्व इम्पल्स के ऊपर। उसके बाद था कि हाउ डज हाइपोथैलेमस सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा हुआ है कि एक तो ये कि नर्वस सिस्टम में क्यों आता है ये, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन का एक पार्ट होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, लेकिन बीइंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन फिर भी इसका एक फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूरो सेक्रेटरी होता है फंक्शन में, यानी कि इस तरह के नर्व सेल्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सेक्रीशन रिलीज़ करेंगे। और हम ग्लैंड की जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, समझते हैं, वो उस तरह के सेल्स होते हैं जो कुछ सेक्रीशन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो न्यूरॉन का तो काम नहीं था कोई सेक्रीशन रिलीज़ करना, लेकिन हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन थे उनका काम हो जाता है कि वो सेक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस के कुछ इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेक्रीशन रिलीज़ करते हैं, यानी कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे जाके रेगुलेट करते हैं किसको, हार्मोन का रिलीज़ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके नीचे जो एंटीरियर पिट्यूटरी या जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, उसके हार्मोन के रिलीज़ को ये रेगुलेट कर रहे थे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो यानी कि एक तरह से ये रेगुलेट कर रहा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी सेक्रीशन से बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो होती है सेक्रीशन रेगुलेट हो रही होती हैं। तो यानी कि जब तक ये काम नहीं करेगा, इसके पास ऑर्डर नहीं आएगा, या आगे किसी को कैसे ऑर्डर देगा, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करेगा बॉडी का। तो इसका मेजर रोल हो जाता है हाइपोथैलेमस का, एक तो मेजर रोल भी हो जाता है। बाकी इसी तरह से क्योंकि ये न्यूरो सेक्रेटरी, मेन बात इसमें भी जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ कराते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की स्टिमुलेशन करवाएंगे। इन सारे फंक्शन की वजह से, इस फंक्शन की वजह से, न्यूरो सेक्रेटरी फंक्शन की वजह से हाइपोथैलेमस को लिंक कहा जाता है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन 6 था व्हाट आर दी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो वहाँ पे जो है वो इन तीनों के बुक में आपके बहुत छोटा सा वो नाम लिखे थे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो है वो दो तीन लाइनों में इसको बता देंगे कि जो प्रोटेक्शन होती है वो तीन चीज़ों से होती है। एक स्कल था, एक मेनिंजेस था और एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। स्कल क्या होती है? वो जो बोनी आर्मर होती है जो पूरा आपका जो ब्रेन को कवर करी, तो सबको पता ही है स्कल क्या होता है, बोनी आर्मर होती है। डिफाइन इस तरह से करेंगे, उसको स्कल कहते हैं। और ये सबसे मजबूत या सबसे रिजिड आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है। और जो स्कल की जो बोन्स होती हैं उनके दरमियान फिक्स जॉइंट होता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन जो होती है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद इसके नीचे, स्कल के बिल्कुल नीचे एक और 3 लेयर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। ये भी जो होती है एक सॉफ्ट, मतलब कि एक सॉफ्ट लेयर के तौर पे जो होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है ब्रेन को। उसके बाद
इसी की दो इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस एक और चीज़ होती है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो यानी ब्रेन को एक हार्ड कवरिंग हो गई, एक सॉफ्ट कवरिंग हो गई और एक फ्लूइडी कवरिंग हो गई जो कि CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है और ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है अराउंड ब्रेन। उसके बाद था वाई द गैमेट्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड सेल होता क्या है। ऐसा सेल जिसके अंदर जो क्रोमोज़ोम नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो हाफ़ होते हैं, ठीक है। जो जितने उसके अंदर होने, जिसके बाकी सेल्स के अंदर जितने क्रोमोज़ोम्स अगर वो उससे हाफ़ हो जाए, हाफ़ नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम हो जाए, तो ऐसे सेल को हैप्लॉइड कहते हैं। ये भी कह लें कि ऐसा सेल जिसके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ़ क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली इंडिविजुअल्स के अंदर 2 सेट ऑफ़ क्रोमोज़ोम होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड का मतलब यही हुआ कि उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम होते हैं। तो हमें पता है कि गेमेटोजेनेसिस पे गैमेट्स क्यों हैप्लॉइड होते हैं, सवाल ये था। तो इसलिए होते हैं क्योंकि गैमेट्स जो कि गेमेटोजेनेसिस से बन रहे होते हैं उसके अंदर एक स्टेज आता है जिसमें उसमें मियोसिस हो जाती है। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीज़न है। मियोसिस के अंदर हमेशा जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और चारों हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि उन चारों के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो हमेशा आधा आधा हो जाता है, कभी भी इक्वली नहीं जाता। मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीज़न इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस जो होता है वो आधा आधा होकर डॉटर सेल्स के अंदर जाता है। इसलिए क्योंकि गैमेट्स जो होती हैं वो मेन बात इसमें यही कि गैमेट्स जो होती हैं वो दे अंडरगो मियोसिस, जो कि एक रिडक्शन डिवीज़न है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ हो जाते हैं। और किससे हाफ़ हो जाते हैं? जो इनके जर्म सेल्स थे, जो जैसे उगोनिया हो गया या जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब उनके अंदर पहले माइटोसिस हो, डिप्लॉयड होती है बेसिकली, उनके अंदर माइटोसिस हो रही होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर वो माइटोसिस से जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है तो उनके अंदर मियोसिस हो गई थी। आपने पढ़ा होगा पूरा गैमेटोजेनेसिस वाले में। तो क्योंकि गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस से बने होते हैं या मियोसिस होती है उनके अंदर, इस वजह से इनको हैप्लॉइड कहते हैं। ये सारा इसका रीज़न था। उसके बाद अगला सवाल था वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो आप पहले बताएंगे कि फॉसिल फ्यूल्स जो थी वो क्या थी कि वो सालों में, हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो अर्थ में एक्यूमुलेट हुई थी, जमा हुई थी। यानी यही था कि कुछ अरसे में 2-3 साल बाद, या ऐसे नहीं बल्कि बहुत सालों के बाद एनिमल्स डेड हुए, बहुत जो है वो एनिमल्स डेड हुए, उसके बाद वो फॉसिल्स बने, फिर उससे जो है वो हमने फ्यूल्स बनाना स्टार्ट करी। तो ये वाली बात कि इसको एक्यूमुलेट होने में एक तो बहुत सालों बाद ये बहुत एक्यूमुलेट हुए, दूसरा यही कि लिमिटेड है, ठीक है। फिर इसको दोबारा एक्यूमुलेट होने में फिर हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जब एक पूरा एवोल्यूशन आएगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम इसको इस तरह की रिसोर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसकी कंजम्पशन बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी स्टोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो अगर ये एग्जॉस्ट होगी तो फिर दोबारा से इसको इतना आराम से, इतनी जल्दी ये नहीं बनेगी। तो कोई भी ऐसी एनर्जी रिसोर्स जो कि इस तरह की होती है कि उसको अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, एक दफ़ा कंज्यूम करें, तो वो फिर फ्यूचर में ख़तरा है कि वो फ्यूचर में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह की रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते थे और फॉसिल फ्यूल की यही नेचर थी। तो इस बेसिस पे हम फॉसिल फ्यूल को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कुछ मुश्किल नहीं था, सारी वही वाली बातें बतानी है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की आप प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं। उसके बाद लास्ट सवाल था व्हाट आर दी पॉसिबल रीजंस ऑफ एजिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग्स बता दी हैं। ये 2 पॉसिबल रीजंस थी, जेनेटिक ओरिजिन या जीन म्यूटेशन। ये मैंने आपको करवाया था 2018 का जो नॉन रीजनिंग का सवाल आया था कि कॉजेज़ ऑफ एजिंग बता दें। तो उसमें मैंने आपको एजिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके बाद उसकी कॉजेज़ बता दी। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखनी, वहाँ से सिर्फ आप इनकी जो है वो हेडिंग्स के जो मैंने मैटर लिखवाया था, एक्सप्लेनेशन बताई थी, वहाँ से आप देख सकते हैं 2018 की नॉन रीजनिंग वाली वीडियो से, ठीक है। यहाँ पे आके होता है डीजे का पेपर कंप्लीट रीजनिंग का। अब हम जो है नॉन रीजनिंग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।